एग्जैक्टली 20 साल पहले 24 साल की उम्र में मेरी जिंदगी की पहली नौकरी लगी और उस नौकरी में मुझे महीने के 14,745 रुपए मिलते थे। 2 साल के अंदर 26 साल की उम्र में मैं 12 लाख रुपए कमा रहा था और उसके 3 साल बाद 33 लाख रुपए साल के। इस वीडियो की कहानी है कि ये कैसे हुआ। मार्च 2004 की बात है। 24 साल की उम्र में यूएस में पीएचडी कर रहा था और वहां से ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया, वापस हिंदुस्तान आने का फैसला किया। ये डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन एक चीज ने आसान कर दिया था कि मैं एक 100% स्कॉलरशिप पे गया था। मतलब खुद के पैसे नहीं लगे हुए थे, तो वो संक कॉस्ट फैलेसी होती है ना कि यार इतने पैसे डाले हुए हैं, खत्म करके ही आ जाओ, उन सब का कोई बोझ नहीं था। बोझ था लोगों की उम्मीदें, माँ बाप की उम्मीदें, पूरी दुनिया की उम्मीदें और मुझ में जो मेरे से खुद की उम्मीदें थी उसको कहीं ना कहीं चकनाचूर करने का। कोई प्लान नहीं, कोई गोल नहीं। 24 साल की उम्र है एंड 24 साल की उम्र में ना इतना कुछ हो जाता है। मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त एकदम अलग ही जिंदगी जी रहे थे, गाड़ी ले ली थी, घर ले लिया था, अच्छे से कमा रहे थे। कुछ लोग एक्साइटेड थे, उनकी शादी हो गई थी, कुछ लोग और एक्साइटेड थे, उन्होंने बच्चे कर लिए थे और मैं 24 साल की उम्र में अपनी एक जिंदगी फिर से शुरू कर रहा था। कोई अंदेशा नहीं था कि जिंदगी में क्या होने वाला है एंड एक सिंपल सा गोल था कि उस समय पे मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था। पापा ने हाल ही में एक बिजनेस शुरू किया था, वो बिजनेस अच्छा सा काम नहीं कर रहा था, कर्ज चढ़े जा रहा था, घर के खर्चे कम नहीं हो रहे थे, लेकिन आमदनी कम हो जा रही थी, रुक गई थी एंड जिम्मेदारी लेनी थी खुद की, परिवार की। तो कोई भी और गोल या टारगेट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक, पहले एक नौकरी हासिल करो। तो जो छोटा मोटा नेटवर्क था दोस्तों का इधर उधर, उनसे बोला जी ये मेरा रेज्यूमे है, देखो कहीं कोई नौकरी है, कहीं कुछ है। और बहुत सारे इंटरव्यू दे, कहीं कुछ हुआ नहीं। 45 दिन बाद एक फाइनल इंटरव्यू में मैं बैठा हुआ था। कंपनी का नाम था NIS स्पार्टा। मेरे एक फ्रेंड है तुलिका, वो वहां काम करती थी और उसने मुझे रेफर किया था कि वहां कुछ ओपनिंग्स हैं, देख लो। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने ये सवाल पूछा था। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सवाल का जवाब कैसे देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। हाँ, मुझे ये पता था कि मेरे दिमाग में अगर मुझे 10,000 रुपए महीना मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि 10,000 रुपए में मैं परिवार को भी अच्छे से रख लूंगा, खुद के भी खर्चे थोड़े बहुत निकल जाएंगे एंड कम से कम वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी जो मुझे उस समय बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थी। उन्होंने मुझे ऑफर किया 15,000 रुपए महीना इन हैंड, 2.76 लाख रुपीस का CTC। आप देख सकते हैं कि 2.76 लाख तो था, लेकिन 16,000 रुपए महीने की तनख्वाह थी, उसमें कुछ काट कूट के जो भी मिलता था, जैसे मैंने बताया 14,745 रुपए हाथ में मिलते थे। फिर कोई एनुअल बेनिफिट था, परफॉर्मेंस पे था 50,000 रुपए का और बाकी लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुइटी वगैरह। तो ये सब जोड़ जाड़ के जैसे कंपनियां सारे जोड़ती हैं 2.76 का नंबर दे दिया था। ये नंबर मेरे लिए बहुत ही बड़ा नंबर था। मतलब ये नंबर कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं अपनी जिंदगी में हासिल कर पाऊंगा। पहला पड़ाव क्लियर हो गया। NIS स्पार्टा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी थी, उस समय एशिया की लार्जेस्ट ट्रेनिंग कंपनी, और वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते थे और उनके डिफरेंट फंक्शंस को ट्रेन करते थे। तो सेल्स को सेल्स ट्रेनिंग मिल रही है, मार्केटिंग को मार्केटिंग ट्रेनिंग मिल रही है, बाकी लोगों को जैसे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिल रही है कि कम्युनिकेशन क्या है, लीडरशिप क्या है, वगैरह वगैरह। अब ये है तो बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब, लेकिन प्रॉब्लम एक है, मुझे असली जिंदगी के बारे में घंटा पता था। कोई आइडिया नहीं कि मुझे असली जिंदगी में क्या होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुनिया क्या है, मेरे लिए दुनिया फिजिक्स थी, जहां मैं अपना PhD कर रहा था और उसको छोड़ के वापस हिंदुस्तान आया था। कोई आइडिया नहीं कि सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, HR क्या होता है, IT क्या होता है। मेरे आसपास जो सारे लोग बैठे हुए जो ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे थे, उन्होंने MBA किया हुआ है IIM से वगैरह से, एंड मैं एक ऐसा इंसान जिसने एक नौकरी भी आज तक नहीं करी है, बिजनेस का B भी नहीं आता है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ था आज तक, उसे ये नौकरी दी गई थी। और मुझे नहीं पता कि कंपनी ने मुझे हायर क्यों किया था। शायद मेरा जज्बा देखकर, शायद मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को देखकर उन्हें लगा होगा कि चलो यार, एक इंसान पे थोड़ा बहुत गैम्बल किया जा सकता है, इस पे बैट लिया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने इतना विश्वास दिखाया था तो उस विश्वास को मैं तो नहीं तोड़ सकता था। तो मैंने बेइंतहा मेहनत करी, वो हर एक चीज जो मैं कर सकता था करने की कोशिश करी, रातों को किताबें पढ़ी, उन सारे जो लोग थे जिनके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहा था उनके साथ उनके काम में उनको फॉलो करता था। तो मुझे अभी भी याद है कि FMCG कंपनी के लिए उनके जो सेल्स वाले लोग थे, जो बीट पे जाते थे रिटेलर्स, किराना स्टोर के पास अपना माल दिखाने के लिए और बेचने के लिए, उनको फॉलो करता था। 8-8, 9-9 घंटे की उनकी बीट होती थी, 6-6, 7-7 दिन लगातार। हर एक
शहर के कोने कोने में जाकर हर एक किराने दुकान पे कैसे वो वार्तालाप करते थे, कैसे वो एड्रेस करते थे, कैसे वो अपने सामान को बेचते थे, कैसे उनसे सेल्स लेते थे, ये सब कुछ जाना ऑन द ग्राउंड, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किताबी नॉलेज तो लेके आया नहीं हूँ, कोई और तरीका नहीं है सीखने का, यही एक तरीका था। तो आई डिड व्हाट आई कुड डू बेस्ट। अब मुझे ये भी दिख रहा था कि मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास MBA था, उन्होंने ये बिजनेस सारी चीजें सीखी हुई थी क्लासरूम में वगैरह वगैरह, और वो बहुत अच्छे से ये सब बोल भी पाते थे, बयां भी कर पाते थे, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बड़े अच्छे थे उनके, बहुत क्लैरिटी से भी बोलते थे, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते थे, बड़े कॉन्फिडेंट लगते थे, पहनते भी बड़े अच्छे कपड़े थे। मैं एकदम नौसिखिया, कोई आइडिया नहीं है क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, सब कुछ देख देख के ही सीख रहा हूँ। तो बहुत अंतर दिखता था उनमें और मुझ में। तो धीरे धीरे चमकने लगा कि यार शायद अगर अपनी जिंदगी बदलनी हो, एंड जाहिर थी बदलनी थी, फिजिक्स की जो दुनिया छोड़ के आया था, अब उसके अलावा एक नई दुनिया तो बसानी थी, तो शायद MBA ये तरीका हो सकता है बसाने का। लेकिन श्योरिटी भी नहीं थी। अभी अभी एक रिलेशनशिप, एक रिश्ते को ठोकर मार के आया हूँ। फिजिक्स मुझे लगता था मेरी जिंदगी का प्यार होगा, अरमान होगा, और उसी को एक तरीके से ठोकर मार दी। तो क्या बेसिस है कि यार ये MBA एक रीबाउंड रिलेशनशिप नहीं है, कि MBA में मुझे सिर्फ इसलिए प्यार हो रहा है क्योंकि मैं अभी अभी एक ब्रेकअप से निकला हूं। सो आई वॉज़न्ट श्योर। वो 2 साल का पैसा, मेहनत, वो पूरी जद्दोजहद, एंड एज लक वुड हैव इट, आई कम अक्रॉस दिस रादर यंग स्कूल। 5 साल पुराना प्रोग्राम है, स्कूल है एक्चुअली, प्रोग्राम भी नहीं है, 5 साल पुराना स्कूल है, तो काफी नया है, बहुत ही महंगा प्रोग्राम। तो अगर मेरा वहां दाखिला हो जाता है तो मुझे एक बहुत बड़ा लोन लेना पड़ेगा, जो वारिको खानदान के लिए सबसे पहला और इतना बड़ा लोन होगा, वो भी अगर कोई लोन देने के लिए तैयार हो, जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोन हमें मिलते ही नहीं थे, हम चुकाने की हैसियत नहीं रखते थे। लेकिन 1 साल का MBA प्रोग्राम था, जो भारत के लिए सबसे पहली बार हो रहा था। एंड सबसे बेस्ट चीज ये थी कि अगर मेरा वहां दाखिला हो जाता तो मेरे आसपास के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो होते जिनके पास असली में वर्क एक्सपीरियंस था। तो जितना मैं NIS स्पार्टा में अपने कॉलीग्स के साथ सीख रहा था, सोचिए कि 1 साल में ऐसे ही लोगों के साथ एक क्लास में बैठ के और उन्हीं के साथ जीकर मैं सीखने की कोशिश करता था। तो सेल्स, मार्केटिंग, IT, फाइनेंस, HR, स्ट्रेटजी, ये सब चीजों के लिए किताबी नॉलेज तो मिलती ही, लेकिन लोगों का अनुभव, उनका एक्सपीरियंस भी मेरे लिए वैल्यूबल रहता। तो ये सब सोच के मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के लिए अप्लाई किया, और भगवान भला करे उस इंसान का जिसने मेरा एप्लीकेशन देखा और उसे ऐसा लगा कि मुझे वहां होना चाहिए, क्योंकि उस 1 साल में मेरी जिंदगी बदल दी। एंड जब मैं सोचता हूं ना कि ये हुआ कैसे, तो मुझे ये पता है कि मैं ISB गया था, हाँ, एक जॉब ढूंढने के लिए, एक नौकरी ढूंढने के लिए, एक कंपनी, एक ब्रांड, एक पोजीशन, एक तनख्वाह। लेकिन मैं वाकई में ISB खुद को ढूंढने के लिए गया था कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, मैं किस चीज में अच्छा हूं, किस चीज में अच्छा नहीं हूं, मुझे कौन सी चीज जिंदगी में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और उन सवालों का जवाब मुझे चाहिए था जो मुझे ISB से मिला। 14.5 लाख रुपए का कोर्स था। ये 2005 की बात है। 14.5 लाख। आज की डेट में ISB 50 लाख का कोर्स है, तो बहुत महंगा कोर्स है तब भी, आज भी। एंड उसके लिए लोन लेना था। थैंकफुली ISB के साथ बहुत सारे बैंक्स जुड़े हुए थे जो बिना कोलैटरल के लोन दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये थोड़े से छटे हुए लोग हैं, थोड़े अच्छे से जिंदगी में कुछ कर चुके हैं, तो इनकी डिग्री हम रख लेंगे और जब ये लोन चुका देंगे तो इनको ये डिग्री वापस कर देंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने 14.5 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया। एक फूटी कौड़ी खुद की नहीं थी, पूरा का पूरा लोन स्पॉन्सर करवाया। कुछ 8% पे वो स्पॉन्सर हुआ था, मतलब अप्रूव हुआ था, और उसकी EMI जो महीने की थी वो 12,060 रुपए थी, मुझे अभी भी याद है। वो लोन 2006 में शुरू हुआ था जब ISB खत्म हुआ, और उस लोन को मैंने 2015 में जाके चुकाया था, 9 साल के बाद। लेकिन उस लोन ने एक तरीके से इतनी मदद करी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैंने डिसाइड कैसे किया इस रिस्क को लेने का। मैंने अपने आप से ये पूछा कि यार 14,000 रुपए, 14,700 रुपए, जो भी है, 15,000 रुपए लेके मान के चलते हैं, 15,000 रुपए मेरी आज की तनख्वाह है। ISB का अगर मैं लोन लूंगा उसकी EMI 20,000 रुपए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ISB से मुझे एक 35,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह मिलेगी कि नहीं। 15,000 रुपए जो मैं आज कमा रहा हूं, 20,000 रुपए जो EMI, तो मतलब मैं वापस उसी कमाई पे आऊंगा जिस कमाई पे हूं, लेकिन उस 1 साल का तजुर्बा, उस 1 साल का अनुभव, वो शायद मेरी जिंदगी में कहीं काम आ जाएगा।
एंड इसका आंसर मोटा मोटा हाँ था कि यार 35,000 रुपए महीना मतलब करीब करीब 6 लाख रुपए की सीटीसी आईएसबी में आराम से मिल जाती है। अगर आप दकियानूसी स्टूडेंट भी हैं तो आपको 8-9 लाख रुपए की सैलरी मिल जाती है। तो इसी विश्वास के साथ मैं आईएसबी गया, लिटरली सबसे सस्ती, छोटी, सबसे नीची नौकरी की अपेक्षा करता। हमारे को खानदान का पहला लोन सैंक्शन हो गया था एंड मैं आईएसबी निकला, दूसरा पड़ाव पार किया। अब मैं अक्सर बोलता हूं कि आईएसबी में घुसना तो आसान है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे स्मार्ट लोग हैं। राइट, आईआईटी के टॉपर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के टॉपर हैं, लॉयर, डॉक्टर, आर्मी के लोग, आर्किटेक्ट, यहाँ वहां अकम्प्लिश लोग। मैं कोई आइडिया ही नहीं, 9 महीने कुछ काम किया हुआ है, ड्रॉप आउट हूं, बिजनेस कभी कुछ सोचा नहीं है, कहीं कोई किताब नहीं पढ़ी है। आई वॉज लिटरली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। देने के लिए कुछ नहीं था, लेने के लिए सब कुछ था। एंड आई जस्ट रिसीव्ड। मैंने अपनी बाहें खुली छोड़ी, अपने कान खुले किए, मुंह बंद किया और बोला, भाई बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। लोग बोलेंगे, तुम सुनो, समझो, सीखो और उसको एब्जॉर्ब करो। एंड वही 1 साल मैंने किया। क्लासेस पूरी की पूरी अटेंड करी, कोई अटेंडेंस प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लिया। ये बहुत क्लियर हो गया था कि यार मैं एकेडमिकली इन सारे दिग्गज लोगों को तो हरा नहीं सकता, लेकिन टॉप 12-15% में मैं था। अच्छे से क्लास अटेंड करता था, अच्छे से असाइनमेंट करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, किसी भी क्लब में कोई प्रेसिडेंट वेजिडेंट या कोई रोल वोल नहीं लिया, लेकिन जहां भी जिस भी क्लब में अपने पैर घुसा सकता था घुसाए। सीखने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करी, उनको समझने की कोशिश करी, उनको जानने की कोशिश करी। वो हर एक चीज जो मैं कर सकता था उसे 1 साल मैंने करी। अब इन सबके चलते एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन के बारे में पता चला, कंसल्टिंग। एंड कंसल्टिंग बड़ा ही अजीब गरीब पेशा है। आपको बेइंतहा पैसे मिलते हैं, तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। आप बड़े स्मार्ट लोगों के साथ काम करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये हर कुछ महीने चेंज होते रहते हैं। तो ये नहीं है कि एक ही इंडस्ट्री में बस गए और एक ही इंडस्ट्री के साथ शादी कर ली। अब एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई काम नहीं किया है, मतलब ठोस काम नहीं किया है, एंड कोई आइडिया भी नहीं कि असली जिंदगी में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट पेशा था। पैसे के पैसे मिलेंगे, स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और हर कुछ महीने में नई इंडस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कंसल्टिंग जॉब्स। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, कंसल्टिंग बहुत क्लियरली सिर्फ हाईएस्ट अचीवर्स को चूज करता है। वो ज्यादातर ही बोलता है कि यार जो कॉलेज के टॉपर है ना, वो हम ले लेंगे। मैकेंजी, बीसीजी, एटी कार्नी, ये टॉप कंसल्टिंग फर्म्स मानी जाती है, बेन भी है। एंड ये सारे लोग जो हैं, ये मंझे हुए टॉपर्स, वो सारे लोग जो अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, जिंदगी भर अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं को लेते हैं। मैं ये हूं नहीं, मतलब मैं ठीक ठाक। स्कूल में भी मैं टॉपर कभी नहीं था, लेकिन अच्छी सी रैंक आ जाती थी। आईएसबी में भी टॉपर नहीं बन पाया, लेकिन अच्छी सी ठीक भी रैंक थी। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया, वो एक्स्ट्रा करिकुलर वाला जो पूरा माहौल था, उस पर मैंने डबल डाउन किया कि यार अगर एक प्रोफाइल पढ़ाकू की नहीं बन सकती है, तो एक ओवरऑल प्रोफाइल ही बना लो। हर एक चीज ऐसे करो कि शायद कंसल्टिंग फर्म्स को लगे कि आप अच्छे हैं, आप कुछ नया या नायाब लाते हैं। तो इन सब के चलते 2 कंसल्टिंग फर्म से मेरा शॉर्टलिस्ट आ गया, बीसीजी और एटी कार्नी। बीसीजी के इंटरव्यू में बैठा और पहले राउंड में ही बॉम्ब कर दिया। मतलब पता नहीं दिमाग कहां था, शायद नर्वस था या कुछ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। और जैसे ही वो फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, मुझे पता था कि मेरा यहां नहीं हो रहा है। एटी कार्नी का पहला राउंड क्लियर किया, फिर मैं दूसरे राउंड में बैठा। अभी भी याद है, मनीष माथुर जो एटी कार्नी में पार्टनर है ऑटो इंडस्ट्री के, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। एंड उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री के कुछ ग्राफ मुझे पकड़ा दिए और उससे मुझे सवाल पूछना शुरू किया कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ में क्या मतलब है, ये मुझे बताओ, ये मत बताओ। कंसल्टिंग इंटरव्यू जो है वो बहुत स्टैंडर्ड केस लेड इंटरव्यूज होते हैं। एंड मैंने आंसर दिए जितना दे पाया। मुझे पता था कि बहुत अच्छे आंसर नहीं थे, एंड ऐसा नहीं था कि अरे छक्का मार दिया है, अब तो बिल्कुल क्लियर है। एट द एंड ऑफ इट मनीष मुझसे पूछते हैं कि हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ इन दिस इंटरव्यू। मैंने बोला 2 on 5 और उन्होंने बोला आई वुड एग्री। और उस समय पे ना दिल बैठ गया, क्योंकि 2 on 5 मैंने बोला, वो मेरी बात से सहमत हो गए, मतलब यहां तो नहीं होने वाला, 2 on 5 तो आगे नहीं जाएगा। That's when I knew it is not good। लेकिन पता नहीं क्या हुआ और मुझे
थर्ड राउंड के लिए बुलाया गया। एंड थर्ड राउंड था विकास कौशल के साथ, जो उस समय पे एक पार्टनर थे और अब एटी कानी इंडिया के हेड हैं। एंड वो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। मे बी वो एक विश्वास मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि यार सेकेंड राउंड चाहे ही इतना अच्छा ना गया हो, लेकिन किसी ने आप पर विश्वास करके आप पे बेट लेकर आपको आगे पहुंचाया। एंड नाउ यू हैव टू डू योर बेस्ट। एंड वो मैंने किया एंड आई क्लियर्ड एटी कानी, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑन कैंपस, डे 1 इंटरव्यू, डे 1 प्लेसमेंट एंड हर्डल 3, तीसरा पड़ाव क्लियर हो गया था। 15 मार्च 2006 एटी कानी से मुझे ऑफर लेटर आता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस ऑफर लेटर में सीटीसी 12,25,000 रुपए साल के, 2,75,000 रुपए से 12,25,000 रुपए, एक बहुत बड़ा लोन लेकर। लेकिन वो स्किल, वो तजुर्बा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद पे कहीं ना कहीं विश्वास रंग ले ही आया। कंसल्टिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत 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 खूबसूरत लोग दिए जिनके साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ जाना, बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स में मुझे फेंका, बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में मुझे डाला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कम टाइम मिला सीखने के लिए, लेकिन जितनी मेहनत कर सकता था करा, जितना जल्दी सीख सकता था सीखा, जितना अच्छे से सीख सकता था सीखने की कोशिश करी। बहुत इनसेन आवर्स थे, 16, 18, 20 घंटे, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल था। मंडे को आप घर से बाहर निकलते थे, क्लाइंट साइट पे जाते थे, फ्राइडे को वापस आते थे, सैटरडे संडे भी मोरलेस काम ही होता था। तो इट वाज जस्ट परपेचुअल वर्क वर्क वर्क। 1.5 साल के अंदर शायद मेहनत के चलते मेरी प्रमोशन हो गई। बोला गया कि एटी कानी की ये फास्टेस्ट प्रमोशन थी। यूजुअली 2 से 2.5 साल लगते हैं एंड यहाँ मैं 1.5 साल में ही पहुंच गया था। और उसके चलते मेरे को एक नया ऑफर लेटर मिला 25 लाख रुपए का। माई न्यू सैलरी वॉज 25 लाख रुपीज। 1.5 साल के अंदर ही मेरी सैलरी दुगनी हो चुकी थी। 2009 में मैंने जब एटी कानी छोड़ा, मैं 33 लाख रुपए कमा रहा था, which was crazy, क्योंकि सिर्फ 5 साल पहले मेरी तनख्वाह 3 लाख से भी कम थी। 5 साल के अंदर अंदर मेरी तनख्वाह 11 गुना बढ़ चुकी थी। और जब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इस बारे में सोचा, तो सबसे बड़ा एहसास यही था कि यार मैं दूसरों के कंधों पे खड़ा हूं। मैं यहां इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, मुझ पे भरोसा किया। एनएस स्पार्टन ने मुझ पे भरोसा किया, मेरे पे एक बेट ली, जबकि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। आईएसबी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझ पे बेट ली, जब मैं डिजर्व नहीं करता था उस बैच में घुसना। एटी कानी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझ पे बेट लिया, जब मैंने अच्छे से परफॉर्म भी नहीं किया। एंड मैंने सिर्फ एक ही चीज करी कि जब मौका मिला तो उस मौके के बाद बेइंतहा मेहनत करी। एक अनुपम खेर ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉक शो करते थे एंड उनके पहले एपिसोड में उन्होंने शाहरुख खान को बुलाया था। तो उन्होंने शाहरुख से पूछा कि शाहरुख आप इतने फेमस या सक्सेसफुल कैसे हैं? तो शाहरुख ने बोला सर मैं मेहनत बहुत करता हूँ, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। और अनुपम खेर का चेहरा आप देख सकते थे, बोलते यार मैं गंजा हो गया हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेहनत नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है कि बाकी सारे लोग मेहनत नहीं करते? अब ऑफ कोर्स अनुपम खेर दिग्गज इंसान है, नम्रता से पेश आते हैं। तो उन्होंने बोला कि शाहरुख मेहनत तो सभी करते हैं, आपकी मेहनत में अलग क्या है? बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और लिटरली मेहनत करते हैं। तो शाहरुख बोलते हैं कि सर मौका पाने के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है, मौका पाने के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है, लेकिन मौका पाने के बाद मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। एंड दैट इज हाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ। जिंदगी की पूरी बुनियाद मुझे ये सेंटेंस, ये अप्रोच लगती है। बहुत बार ऐसा होगा जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आप यहां पहुंचे कैसे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। वो राइट प्लेस, राइट टाइम, सही समय, सही जगह, वो सारी चीजें हैं। शायद डेस्टिनी है, शायद किस्मत है। लेकिन जब आपको वो किस्मत मिलती है, जब किस्मत आपका साथ देती है, उस समय आप कैसे पेश आते हैं ना, आपकी किस्मत बनाती है। चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। हमेशा हमेशा जहां भी आप हैं, जिस भी चीज के साथ हैं, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिएगा। और जो मौका आपको मिला है ना, उस मौके को पाने के लिए शायद आपने मेहनत ना करी, लेकिन उस मौके को पाने के बाद
ऐसा होना चाहिए कि आपसे ज्यादा कोई भी और मेहनत नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान ने आप पे भरोसा किया है तो सबसे छोटी चीज आपके लिए बनती है कि आप खुद पे भरोसा करें। खुद। अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।